देखो कल बताया था किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि क्या होती है। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि आपको क्या बताया था कि एक ग्रुप को सुनो क्या परिभाषा कर बताया था कि जी एक ग्रुप हो और ये जी का अवयव हो। जी के अवयव की कोटि हुआ छोटा छोटा धन पूर्णांक n है जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से ग्रुप जी का समक अवयव आना चाहिए। ठीक है, तब n क्या कहलाता है, अवयव ए का कोटि कहलाता है। इसको ऑर्डर ऑफ e इक्वल टू n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि ऐसा कोई धन पूर्णांक नहीं मिलता जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से e आए, तब उस अवयव की कोटि या तो शून्य होती है या कि अनंत होती है। ये नोट में लिखवाया है ना। अब ये भी बताया था किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके इनवर्स अवयव की कोटि के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ e इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कल ये प्रूफ किया था, ये पहली थ्योरम। ठीक है, अब देखो अब अगली थ्योरम देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर। थ्योरम सेकंड क्या है, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि पर आधारित किसी लिखो थ्योरम किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट ए का ग्रुप के किसी एलिमेंट नहीं अवयव ए का घात का ऑर्डर ए के घात का, ग्रुप के किसी एलिमेंट ए के घात का ऑर्डर ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, सुनो कहना क्या चाहते हैं। जी बराबर क्या है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब आयोटा में पावर 4 लगाते हैं तो बनाता है ये छोटा छोटा पूर्णांक। ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू क्या हुआ 4, ऐसे ना। अब हम आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है कि नहीं होता। अब आयोटा स्क्वायर में क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो आयोटा स्क्वायर में 2 पावर लगाओगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो बने। ठीक है, तो जब आयोटा स्क्वायर में पावर 2 लगाते हैं तो बन आता है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या कहलाएगा 2 ना। ठीक है, तो यहाँ देखो आयोटा के पूर्णांक की घात का ऑर्डर 2 है, आयोटा का ऑर्डर 4 है। तो वही कहता है ए के किसी पूर्णांक की घात का जो ऑर्डर होगा ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, आयोटा की पावर 2 का ऑर्डर 2 है और आयोटा का ऑर्डर 4 है। वही कहता है कि आयोटा में पावर 2 लगा दो, आयोटा में पावर 3 लगा दो, आयोटा में पावर 5 लगा दो, उसका ऑर्डर निकालोगे तो हम आयोटा के ऑर्डर से कम रहेगा। ठीक है, आयोटा के किसी पूर्णांक की घात का जो ऑर्डर है वह आयोटा के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, ये प्रूफ करने वाले। तो आयोटा के स्थान पे हम ए का उपयोग करेंगे, एग्जांपल। ठीक है ना, वही लिए ग्रुप के किसी एलिमेंट ए के घात का ऑर्डर, ए की कोई घात ले लेंगे तो उसका जो ऑर्डर है वह ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। समझ में आया सेंस है। ठीक है, लिखते हैं, प्रूव करते हैं। माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तथा ए की पावर के ए की पूर्णांक की घात है, पूर्णांक की घात है, ए की पूर्णांक की घात है, ए की इंटीग्रल पावर है। माना ए की पूर्णांक की घात है, ए की कोई पूर्णांक घात है, तो मतलब वो क्या है, ए की पूर्णांक की अरे सर तो तथा ए की
पावर के, क्या के ए की पावर के बोले तो ए की पावर के ए की पूर्णांक की घात, ए की पूर्णांक की घात माना ए की पावर के का ऑर्डर, ए की पावर के एवं ए का ऑर्डर, ऑर्डर क्रमशः यम होगा यन, यम होगा यन, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर यम और ऑर्डर ऑफ ए बराबर यन। जब ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर यम है, सुनो, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के बराबर यम है तो क्या होगा, ए की पावर के में पावर यम लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और ए की पावर में यम लगाएंगे तो ई आएगा, ठीक है। इम्प्लाइज क्या लिखोगे, ए की पावर के की पावर यम बराबर ई और ए की पावर यम बराबर ई, ऑर्डर की परिभाषा से, ठीक है। आप देखो जब ए की पावर n बराबर e, ए की दोनों पक्षों में पावर के लगा देते हैं, ए की पावर n में पावर के लगा दिए तो e में पावर के लगा दिए, दोनों पक्षों में घात के लगाए, दोनों पक्षों में घात के, दोनों पक्षों में घात के लगाए तो आप जानते हो ए की पावर ए, आप फार्मूला जानते हो ना, s की पावर m की पावर n का क्या होता है, s की पावर m गुणे n, s की पावर m गुणे n, इसी को लिख सकते हैं s की पावर n गुणे m, इसी को लिख सकते हैं s की पावर n की पावर n, लिख सकते हैं s की पावर m की पावर n है, हम s की पावर n की पावर m उल्टा लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, e की पावर n की पावर k है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k की पावर n, e की पावर कुछ भी करो तो ये आएगा, e की पावर कुछ भी करो, ये तत्समक अवयव न है, तत्समक अवयव में कोई भी घात लगाओ तो ये आएगा। अब सुनो, यहाँ कह चुके थे a की पावर k का ऑर्डर यम है, तो a की पावर k में घात यम लगाएंगे तो तत्समक अवयव आएगा, यम छोटा छोटा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, लेकिन यहाँ a की पावर k में यम लगाने से भी e आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब यहाँ पे n जो होगा यम से बड़ा होगा, बताया ना थी कल, यदि a का ऑर्डर n है तो a की पावर n लगाने से e आएगा, ये छोटा छोटा धन पूर्णांक है, यदि a में कोई दूसरा पावर लगाने से भी e आ रहा है तो वह वाला पावर n वाले पावर से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम कह चुके हैं कि a की पावर k का जो ऑर्डर m है, इसलिए a की पावर k में पावर m लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, m छोटा छोटा धन पूर्णांक कहलाएगा, लेकिन a की पावर k में n लगाने से भी e आ रहा है तो n वाला पावर, ये वाला पावर n m से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात क्या मिल गया, m इज लेस देन और इक्वल n, क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ n बड़ा है ना, तो यहाँ पे m इज लेस देन और इक्वल n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a की पावर के बराबर हम m मान कर चले हैं, तो a की पावर k की पावर m बराबर तत्समक अवयव आएगा। अब n पावर लगाने से भी तत्समक अवयव आ रहा है, तो ये वाला पावर m वाले पावर से क्या होगा, बड़ा होगा, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आगे क्या मिल गया, m इज लेस देन और इक्वल n, अब यम किसका ऑर्डर है, यम किसका ऑर्डर है, ए के पूर्णांक की घात का ऑर्डर है, यम किसका ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है, यहाँ लिख देते हैं यम के स्थान पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर, यहाँ लेस देन का चिन्ह बनाओ और इक्वल का, यम के स्थान पे लिख दो ऑर्डर ऑफ ए, ये हमको प्रूव करना है, पूर्णांक की घात का ऑर्डर कम है ए के ऑर्डर से, ठीक है। पूर्णांक की घात का ऑर्डर ए की ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, जब अधिक नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हुआ, कम होगा या बराबर हो सकता है, पर अधिक नहीं हो सकता, हैंस सिर्फ
अगली थ्योरम देखिए, सिद्ध कीजिए। अब क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा, फिर थ्योरम बताएंगे। क्वेश्चन छोटा सा देखिए, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए कि अवयवों ए तथा बी इनवर्स ए बी की कोटि समान का ऑर्डर समान इसकी दोनों की कोटि क्या है, समान है, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो माना G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तथा AG का अवयव A और B, G के दो अवयव, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है, समान। ठीक है, एक ऑर्डर हम मान लेते हैं, माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन इम्प्लाई ए की पावर एन बराबर ई। तो एक ऑर्डर एन है, ए में पावर एन लगाने से तत्सम का अवयव आएगा कि नहीं आएगा, एक क्वेश्चन हो गया फास्ट। ठीक है, अब हम बी इनवर्स ए बी में दी पावर, सुनो, बी इनवर्स ए बी में दी पावर एन लगाने से ई आ गया, तो कहेंगे कि बी इनवर्स ए बी का भी ऑर्डर एन। हमारा मकसद यही है बी इनवर्स ए बी की पावर एन बराबर ई किसी तरह से दिखाना। ये दिखाने के लिए हम इस पर विचार करते हैं, बी इनवर्स ए बी की पावर 2 पर विचार नहीं करते, फिर हम एन की मान डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 पर जब विचार करें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए बी गुणे बी इनवर्स ए बी। ठीक है, इसको ऐसा करने के बाद क्या कर सकते हैं, बी इनवर्स लिखे रहो, ए लिखो, इस बी और बी इनवर्स को इकट्ठा कर दो, ये ए बी, ये बी इनवर्स ए, अब बी और बी इनवर्स मिलके क्या हो गया, ई और ए बी। तो क्या मिल गया, बी इनवर्स ए और ई का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये क्या आ गया, बी इनवर्स ए स्क्वायर बी। इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स लिखे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हां बी इनवर्स लिखेंगे, बी इनवर्स, इसमें पावर 2 लगाने से बी इनवर्स से बी तो सीधे उधर आए, लेकिन ए में पावर 2 लग गया। देखना क्या चाहते हैं, कहने का मतलब इसको जब सॉल्व किए तो हमको क्या रिजल्ट मिला फाइनल, बी इनवर्स बी में कोई बदलाव नहीं हुआ, ए में पावर 2 लग गया। यदि पावर 3 लगाएंगे तो बी इनवर्स बी में कोई अंतर नहीं होगा, ए में पावर 3 लग जाएगा। पावर 4 करेंगे तो बी इनवर्स बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए में पावर 4 लग जाएगा। पावर यदि n करेंगे तो बी इनवर्स बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो वहाँ ई लिख देंगे, और जब यहाँ ई लिख देंगे तो बी इनवर्स बी बचेगा, और बी इनवर्स बी मिलके ई बन गया, पावर n लगाने से भी ई आ गया। ये समझ में आई बात, पावर 2 जब लगाए तो हम देखते ये है, मतलब कुछ भी वहाँ पे लगाएंगे तो बी इनवर्स बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर वही लग जाएगी जो पावर यहाँ हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार यदि हम बी इनवर्स ए बी में पावर क्या लगाएं 3, तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए क्यूब बी, अब बी डैश डैश, बी इनवर्स ए बी में पावर क्या लगाएं n, तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए की पावर n बी।
और समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, e की पावर n के स्थान पे e, b इनवर्स ab की पावर n बराबर क्या होगा, b इनवर्स a e और ये b फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। b इनवर्स ab की पावर n बराबर क्या होगा, b इनवर्स b, ठीक है। तो b इनवर्स ab की पावर n बराबर क्या हुआ, e। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, जिसका अर्थ है ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ab बराबर n। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड आ गया, एक हुआ 2 से, देखो a का भी ऑर्डर क्या है n और इसका भी ऑर्डर n आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a, दोनों का ऑर्डर समान है। दोनों का ऑर्डर समान, ठीक है। अगली थ्योरम क्या है, अगली थ्योरम ये है, थ्योरम कल एक बताया थ्योरम, आज ही बता चुका, ये तीसरी थ्योरम है। जैसे क्वेश्चन था, यदि ग्रुप G के एलिमेंट A का ऑर्डर n, यदि ग्रुप G के एलिमेंट A का ऑर्डर n, ठीक है। यदि ग्रुप G के एलिमेंट A का ऑर्डर n है, तो a की पावर m बराबर e होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि n m का भाजक, सर किसी द्वारा हो? हाँ n m का भाजक, n m का भाजक, भाजक। देखो अब इसका हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, फिर थोड़ा प्रूव करेंगे। सुनो अच्छे सुनो, यहाँ पे G इक्वल टू क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। बताएं कि इसको 5वीं यूनिट तक यूज करेंगे, इसके माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं, इकाई के चतुर्थ मोड, इकाई के घन मोड की मदद से। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका एक एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे G का एलिमेंट A की बात कर रहा है, हम एक एलिमेंट आयोटा ले लेंगे, तो आयोटा G का एलिमेंट है कि नहीं, और आयोटा का ऑर्डर जानते भी हो, आयोटा में छोटा छोटा पूरा 4 लगाओगे तो बनाएगा 10 मतलब है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर क्या हुआ, 4, ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर 4। वही कहता है यदि ग्रुप G के एलिमेंट A का ऑर्डर n, तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n की बात भी कर रहा, हम ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4 कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि जब ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4 है, ऑर्डर ऑफ इक्वल टू n है, तो a की पावर m बराबर ये तो होवे हो करेगा, लेकिन यदि a की पावर m करने से भी e आता है, तो m का भाजक होगा, m का भाजक होगा। यहाँ पे आयोटा की पावर 12 करने से भी e आ रहा है, आयोटा की पावर 12 करो तो क्या आएगा, e आएगा, तो आयोटा की पावर 12 करने से जब e आएगा तो 12 4 का भाजक है नहीं, ठीक है। 12 का भाजक 4, 12 का भाजक 4 है, अर्थात 4 भाजक है 12, वही बोल रहा था n भाजक है, n m का भाजक है,
अवयव का ऑर्डर जो है वे भाजक है। तो अवयव का ऑर्डर हम 4 ना माने हैं, अवयव का ऑर्डर 4 माने हैं, तो 4 भाजक कहलाएगा किसका, यम। तो 12 आटा के बाद 20 लगाओगे तब भी तो ई आएगा, ठीक है। तो 4 क्या होगा, 20 का भाजक होगा, 4 डिवाइजर ऑफ 20, ठीक है। आटा की पावर 100 करोगे तब भी ई आएगा, तो 4 100 का भाजक है, फुल डिवाइजर ऑफ 100, डिवाइजर के चिन्ह होता है, हाँ पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब 100 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल तभी भाजक माना जाता है, तभी भाजक कहलाएगा, अगर नहीं आया तो भाजक नहीं कहलाएगा, तो फिर इसको चाहिए हमारे भाजक नहीं, भाजक कब कहलाएगा, जब किसी संख्या में जैसे मान लो 5 भाजक है 20 का, तो 20 में 5 का भाग के शेषफल 0 आता है, तो 5 भाजक कहलाएगा। लेकिन 20 का भाजक 3 नहीं, 20 में 3 का भाग देने से शेषफल आ जाएगा 0 के अलावा, तो भाजक नहीं कहलाएगा। भाजक कब कहलाएगा, जब शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे समझ में आया, जी ग्रुप है आटा का ऑर्डर 4 लिए, तब तो यहाँ पे क्या है, आटा की पावर 4 = 1 तो हो गए हो करेगा, लेकिन ये आटा की कोई दूसरा पावर लगाने से बना आता है, तो वह वाला पावर जो होगा उस पावर का 4 क्या होगा, भाजक, उस पावर का 4 भाजक होगा। तो वही कहता है कि जब एक ऑर्डर n है तो एक इक्विवेलेंट बराबर तो हो गए हो करेगा, पर यदि दूसरा पावर m लगाने से किया आता है तो उस पावर का n भाजक है, उस पावर का n भाजक है, उस पावर का नाम m रखे हैं, तो n का भाजक है, ठीक है। ये तो एग्जांपल की मदद से थ्योरम प्रूव कर दी, लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे, जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखो। अब यहाँ पे देखो, एक तो पढ़े हो आप एनसीईआरटी में, तो नहीं पढ़े हो ना, एनसीईआरटी ना पढ़े होगे। एनसीईआरटी में एक ये है कि जैसे मान लो 15 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 1, इसको लिख देते हैं 15 बराबर 2 × 7 × 1, इसको कहते हैं विभाजन कलन विधि, विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़े नहीं लेकिन पढ़ा रहे हैं, शायद 8th में पढ़ा रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या होता है, डिवाइडेड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, डिविडेड इज इक्वल टू क्या होता है, कौन सी क्लास में से ये 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर, डिवीजन एल्गोरिथम, पीछे भी होगा कहीं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, लिख लेते ना, इसको बीच में आज का यूज होने वाला है। अब ये भी आपको बताए थे कि a की पावर, a का ऑर्डर n है तो a की पावर n बराबर e। अब यदि n से छोटा कोई पावर मिलता है जिसमें पावर a में कोई छोटा a से जैसे पावर k मिला, ये कहना चाहते हैं कि a की पावर n बराबर e है, ठीक है। जैसे आयोटा की पावर 4 = 1 है तो ऑर्डर ऑफ आयोटा = 4 हुआ, लेकिन यदि आयोटा में 4 से छोटा पावर लगाने से 1 आ रहा है, तो 4 से छोटा पावर लगाने से क्या हुए ना करेगा, 3 लगाओगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 3 लगाओ तो -8 आएगा, आयोटा की पावर 2 लगाओ तो -1 आएगा, आयोटा की पावर 1 लगाओगे तो क्या आएगा, √-1, ठीक है। तो आयोटा की रूट, जब आयोटा में कोई पावर लगाने से क्या आता है, 1 आता है, तो वह वाला पावर 0 के इक्वल होगा, वह वाला पावर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो आयोटा की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। तो वही हमें कह सकते हैं, आगे इसका भी यूज होने वाला है कि आयोटा की पावर 4 = जब 1 है, ऑर्डर ऑफ आयोटा = 4 जब है, तो 4 छोटा धन पूर्णांक है कि नहीं, जब छोटा धन पूर्णांक है तो 4 से भी यदि कोई पूर्णांक आपको छोटा मिलता है और जिसको पावर के रूप में लगाते हैं आयोटा के, तो 1 आ जाता है, तो वह वाला पावर 0 के इक्वल होगा, समझ गए, वह वाला पावर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यदि आप ये साबित कर देते हो कि जो हम पावर लगाए हैं वो 4 से कम, 4 से क्या है, कम है, तो वह निश्चित रूप से किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यदि हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a = क्या है, n है, ठीक है। अब n में हम किसी का भाग दिए,
यम में यदि हम n का भाग दिए, ठीक है, तो q बार गया, शेष r आ गया। तो जब शेष r आया है तो शेष जो होता है n से छोटा होता है कि नहीं होता? होता ही होता है। जैसे मान लो 5 का भाग दोगे तो जो शेष आएगा 5 तो किसी हालत में नहीं आएगा, या फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यदि शेष फल यदि ऑर्डर ऑफ n इक्वल टू n है तो a की पावर n बराबर e है, और आप जानते हो कि m में n का भाग देने से शेष r आया है, तो a की पावर r बराबर भी यदि e आ गया किसी तरह से, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि r का मान 0 के बराबर होगा। r का मान 0 के बराबर, क्योंकि ये शेष फल है तो शेष फल निश्चित रूप से n से छोटा होगा। अगर शेष फल निश्चित रूप से n से छोटा होगा तो n को कह चुके हैं कि a का ऑर्डर n है, तो n छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा, और छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा तो n से भी छोटा पूर्णांक आपको r मिल रहा है, और पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट भी दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये वाला पावर निश्चित रूप से किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक ऑर्डर n है तो a की पावर n बराबर e होगा, यदि a की पावर r करने से भी e आ रहा है तो r का मान 0 होगा। समझ में आई बात? क्या बोले? यदि एक ऑर्डर n है तो n छोटा छोटा पूर्णांक होगा जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से समा का व्यवहार आएगा। यदि a की पावर r बराबर भी e आता है और r का मान छोटा है n से, तो निश्चित रूप से r का मान 0 होगा। r क्या है? छोटा है n से। इसका मतलब n तो पहले से कह चुके हैं छोटा छोटा धन पूर्णांक है, और छोटा पूर्णांक मिल रहा है तो वह वाला पूर्णांक क्या होगा? वह वाला पूर्णांक, और दूसरा तो हो नहीं सकता, यदि होगा तो क्या होगा? 0। नहीं आप समझे? ये कहे कि एक ऑर्डर n है, a की पावर n बराबर e, n क्या छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा। अब यदि हम किसी तरह से कहीं से दिखा दिए कि a की पावर r बराबर भी e है और r छोटा है n से, a की पावर r बराबर भी e है और r छोटा है n से, तो r का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। a के बराबर क्यों नहीं होगा? a के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कह चुके हैं कि एक ऑर्डर n है तो n छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा, ठीक है। उससे छोटा दूसरा पूर्णांक पास भी नहीं है, यदि है पास भी तो उसका मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि a की पावर 0 बराबर ही तो रास्ता का व्यवहार आएगा ना, ठीक है। किसी की जरूरत आगे पड़ेगी डिवीजन एल्गोरिथम की, आईसी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं। नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा यदि और केवल जिसमें आ जाए तो समझ जाओ उसमें आवश्यक और पर्याप्त जीवन दिखाना जरूरी रहेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाना जरूरी रहेगा। तो देखो नेसेसरी कंडीशन, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। माना n नियम का भाजक है, माना n नियम का भाजक है, माना n नियम का भाजक है, तो ऐसा पूर्णांक q, तो ऐसा पूर्णांक q का अस्तित्व होगा कि m बराबर n q। इसका मतलब यदि n भाजक है m का, इसका मतलब हम m में n का भाग देंगे तो q बार भाग जाएगा, शेष पर क्या आएगा? 0, यही ना। अब n का पहाड़ा किसी बार पढ़ेंगे, अब कितने बार पढ़ेंगे तो मान लेते हैं q बार पढ़ रहे हैं तो m आता है, ठीक है। तो जब m में n का भाग देंगे और q बार पहाड़ा पढ़े तो यहाँ पे शेष पर 0 जब आया तो इसको क्या लिखते हैं आप? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक धन शेष पर होता है। भाज्य क्या है? m, भागफल क्या है? q, भाजक क्या है? n, शेष पर क्या है? 0। तो m बराबर n q आया कि नहीं? तो सहमत हुए कि जब n m का भाजक है ऐसी स्थिति में m को n q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसका देखिए m बराबर n, हाँ तो
m बराबर n क्यू। अब a की पावर m बराबर क्या होगा, m के स्थान पर क्या लिख देंगे, n क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n की पावर q, a की पावर n क्या e, a की पावर n बराबर क्या है e की पावर q बराबर e, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n दिया है, इसलिए a की पावर n बराबर e। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल क्या गया, देखो a की पावर m बराबर e गिर गया। जब हम n m का भाजक मान कर चले, n m का भाजक है, तो हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो गए a की पावर m का मान के बराबर हो, क्योंकि a की पावर m को हम लिख सकेंगे a की पावर n क्यू, और n क्यू को लिख सकेंगे a की पावर n की पावर q, और a की पावर n की वैल्यू e है। क्यों, क्योंकि a का ऑर्डर n है, a की पावर n बराबर e होगा। और तत्समक अवयव में कोई भी पावर लगाओ तो तत्समक अवयव ही आता। इस प्रकार a की पावर m बराबर e दिखा दिए। जब हम n m का भाजक मान कर चले, n को m का भाजक मान कर चले तो सिद्ध कर दिए कि a की पावर m का मान e बराबर है। ठीक है, अतः प्रतिबंध क्या हुआ, आवश्यक है। अब हम a की पावर m को e के बराबर मान कर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि n m का भाजक, धीरे क्या हो जाएगा, पर्याप्त प्रतिबंध। अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। Hence condition is necessary, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। आप sufficient condition दिखाते हैं, sufficient condition, sufficient condition means sufficient condition, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या करेंगे, माना a की पावर m बराबर e और ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू n, तब हमें सिद्ध करना, तब हमें सिद्ध करना है कि n m का भाजक है, n m का भाजक है। पहले हम n को m का भाजक लेकर चले थे, a की पावर m बराबर e सिद्ध किए थे। अब यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं, a की पावर m बराबर e लेकर चल रहे हैं, तो सिद्ध क्या करेंगे, n m का भाजक। ठीक है, n m का भाजक, n m का भाजक है, हमारा सिद्ध करना होगा। ठीक है, चूंकि m एक पूर्णांक है, और यह एक घन पूर्णांक तथा यह एक घन पूर्णांक। क्यों घन पूर्णांक है, क्योंकि एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमेशा घन पूर्णांक ही होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, भाग कलन विधि से, भाग कलन विधि से ऐसे इंटीजर q एवं r का अस्तित्व होगा कि m बराबर n क्यू प्लस r, m बराबर n क्यू प्लस r। भाग कलन विधि से क्या होगा, यदि हम m में n का भाग देंगे तो q बार जाएगा, शेष पर मान लो r आया,
तो क्या लिखेंगे, m बराबर भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल गुणे भाजक घन शेष का, ये होता है ना। तो भाज्य क्या है m, भागफल क्या है q, भाजक क्या है n, शेषफल क्या है r। m बराबर क्या होगा n³ + r। ये भागफलन की भागफलन विधि, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड दिया गया। भाज्य बराबर ये, तो देखो यहाँ पे जो शेषफल आया है, ये वाला शेषफल क्या होगा, ये शेषफल n से छोटे होगा कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा 0 > r > n। r का मान 0 तो हो सकता, लेकिन r का मान n के बराबर किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसी कंडीशन में हम क्या, इस पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, a की पावर m बराबर की मान करना चले हैं ना, a की पावर m को क्या मान कर चले हैं, e मान कर चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की पावर m को हम लिख सकते हैं, a की पावर m के स्थान पे क्या लिख दें, n³ + r लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला पढ़े हो, ये फार्मूला पढ़े हो कि a की पावर s की पावर m + n कहीं पे है, इसको लिख सकते हैं s की पावर m और s की पावर n। a की पावर n³ और a की पावर r लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और n की पावर q और a की पावर r, n को लिख सकते हैं ऐसा ना। अब ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या है, n, तो इम्प्लाइज a की पावर n बराबर e ना है, तो जहाँ a की पावर n है वहाँ क्या लिख सकते हैं e, a की पावर q और a की पावर r। अब दशमक अवयव में कोई भी पावर लगाओगे तो दशमक अवयव ही आएगा, e और a की पावर r। और दशमक अवयव का गुणा किसी भी अवयव के साथ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या माने हैं, गुणात्मक रूप माने। ये होगा a की पावर r। तो देखो a की पावर m का मान a की पावर r के बराबर है, a की पावर m का मान a की पावर r के बराबर है। अब हम मान कर क्या चले हैं, देखो यहाँ a की पावर m बराबर e मान के चले हैं। जब a की पावर m बराबर e मान के चले हैं तो a की पावर m के साथ में हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर r भी लिख सकते हैं ना। अच्छा हाँ, a की पावर r हाँ, उसकी जगह पर हाँ, तो जब अब आगे लिखते हैं, जब a की पावर m बराबर e, a की पावर m बराबर e दिया ना है, मान कर चले हैं यहाँ पे a की पावर m बराबर e मान कर चले हैं, इसमें कल्पना परिकल्पना से हाइपोथेसिस से a की पावर m की वैल्यू किसके बराबर सिद्ध कर दी, a की पावर r के बराबर। ठीक है, तो जहाँ a की पावर m बराबर e लिखे हैं तो वहीं क्या लिखते हैं, a की पावर r बराबर e, a की पावर r बराबर e, क्योंकि a की पावर m बराबर a की पावर r हम सिद्ध कर चुके हैं, तो जहाँ a की पावर m है वहाँ क्या लिख सकते हैं, a की पावर r लिख सकते हैं। अगर a की पावर r करने से e आ रहा है, a की पावर r करने से आ रहा है e, ये समीकरण नंबर 1 डाले रहो इसको, है ना। तो जब a की पावर r करने से e आ रहा है, अब एक ऑर्डर हम क्या कह चुके हैं, एक ऑर्डर क्या कह चुके हैं, पहले ऊपर है दिया n, तो a की पावर n बराबर e होगा कि नहीं होगा, पर a की पावर r बराबर भी e आ रहा है, जबकि r n से भी छोटा है, यहाँ लिखा ना है, ये नहीं लिखे, ये r जो है n से छोटा है। तो यहाँ देखते हैं a की पावर जब n बराबर e आता है, एक ऑर्डर n है इसलिए, पर a की पावर r करने से भी e आ रहा है और r का मान क्या है, n से छोटा है। बहुत बड़ा तर्क है यहाँ पे, ये शुरू में समझ में नहीं आता, फर्स्ट जब आदमी पढ़ता सेकंड ईयर बन गया।
बहुत फर्क है। मैं आपको कुछ समझाना चाहते हैं उस स्थिति को कि यहाँ अवयव एक ऑर्डर n मानकर चले हैं, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो जब एक ऑर्डर n है तो n क्या होगा, छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा जिसको एक ही घात के रूप में अप्लाई करेंगे तो दशमलव अवयव आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये भी पता तो है कि m में n का भाग देने से सार आया, m में n का भाग देने से सार आया है तो r तो n से छोटा ही होगा। जब r n से छोटा होगा तो हम ये भी तो सिद्ध कर चुके कि a की पावर m बराबर a की पावर r और a की पावर m बराबर e मान कर चले थे। a की पावर m के स्थान पे a की पावर r लिख सकते हैं। तो a की पावर r बराबर e जब आ रहा है और r n से छोटा पूर्णांक है तो r किसके बराबर होगा, फिर r का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अभी समझ में नहीं आएगा, तीन बातें यहाँ टकरा रही हैं। पहली बात ये, पहली बात तो हम ये बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है तो a की पावर n बराबर e i n छोटा छोटा पूर्णांक होगा। दूसरी चीज ये कि जब हम m में n का भाग देंगे तो q बार जाएगा, शेष r आया है तो r का मान छोटा होगा n से, ठीक है। तीसरी बात ये सिद्ध कर चुके हैं कि a की पावर m a की पावर r के बराबर है। और चौथी चीज ये है कि a की पावर m बराबर की दिया है। अब इन चार स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं, a की पावर m बराबर e जब दिया है तो a की पावर m बराबर a की पावर r है तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर r लिख सकते हैं। a की पावर r बराबर ये आ रहा है और r क्या है, n से छोटा है, r n से छोटा है तो ये तो जब एक ऑर्डर n है तो n छोटा छोटा धन पूर्णांक रहा होगा तभी पावर के रूप में अप्लाई करने से दशमलव जब आया है। अब n से भी छोटा पूर्णांक के घात के रूप में अप्लाई करने से दशमलव जब आ रहा है तो वह वाला पावर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। वही ना बताए थे हम शुरुआत में कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आता है तो आयोटा में 4 छोटा पावर लगाने से 1 आ रहा है तो वह क्यूब नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, आयोटा की पावर 0 होगा। क्योंकि आयोटा की पावर 3 लगा के देखो ना क्या आएगा, 1 थोड़ी आएगा, माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 2 लगाओगे तो -1 आएगा, आयोटा की पावर 1 लगाओ तो आयोटा ही आएगा। आयोटा में 0 पावर लगाओ तब दशमलव का व्यय आएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि यहाँ पे 4 का काम कौन कर रहा है, n। तो a की पावर n बराबर e आ रहा है और n से छोटा है r, क्योंकि शेष फल है n का भाग देने से। तो जब r छोटा है n से तो a की पावर r बराबर जब 0 आता है तो r का मान निश्चित रूप से क्या होगा, छोटा छोटा धन पूर्णांक हो ही नहीं सकता, यदि होगा क्या होगा, 0। क्योंकि a का ऑर्डर जब n है तो छोटा छोटा धन पूर्णांक तो n होगा, छोटा छोटा धन पूर्णांक क्या होगा, n होगा। तो यदि दूसरा कोई पावर लगाने से e आ रहा है और वो जो पावर हम लगा रहे हैं तो पावर के बारे में आपको पता है तो वह क्या है, n से छोटा है। और छोटा क्यों है, क्योंकि m में n का भाग देने से r आया है तो निश्चित रूप से r का मान n से छोटा होगा, ठीक है। इसलिए a की पावर r की वैल्यू जब e के बराबर आ रही है तो r का मान जब 0 होगा तो r का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, n q आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि m में n का भाग देने से q बार भाग गया, शेष पर 0 आ गया। अरे शेष पर 0 आ गया तो यह भाजक हो गया m, ठीक है। भाजक कब नहीं होगा, जब शेष पर 0 के अलावा आएगा। तो पहले तो r लिखे थे, नहीं जानते थे, लेकिन r का मान हम सिद्ध कर देंगे 0 के बराबर है। शेषफल का मान जब 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, n भाजक हो जाएगा किसका, m के, n भाजक हो जाएगा m का, ठीक है। अब क्या लिखो, कहाँ लिखे थे हम, a की पावर r बराबर e, जबकि r इज लेस देन n, इसलिए r बराबर 0, r बराबर 0। तो r का मान 1 में रखने पर, r का मान 1 में रखने पर तो एक क्या था, m बराबर n क्यू प्लस r था तो m बराबर क्या हो गया, n क्यू और प्लस 0 तो m बराबर n क्यू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम m में n का भाग देंगे तो q बार जाएगा और शेष पर 0 आएगा, शेष पर क्या आएगा, 0। जब शेष पर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ
यम यन भाजक है किसका? यम का। अतः यन यम का भाजक, यम का भाजक है। अतः यन यम का भाजक है। ठीक है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इज सफिशिएंट। यहाँ पे a की पावर m बराबर a की पावर r आ गई है ना। अब फिर यहाँ पे लिखे a की पावर m बराबर e, जब a की पावर m a की पावर r के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, a की पावर बराबर e और r क्या है? शेषफल है। m में n का भाग देने से तो निश्चित से r का मान सर निश्चित होता है। सफिशिएंट की स्पेलिंग क्या लिखे हैं? पर हमको क्लियर बता दीजिए। S U डबल F I C I E N T, I-E-N-T, sufficient condition, C-O-N-D-I-T-I-O-N। ठीक है, ठीक है। हाँ। सिद्ध हो गया यहाँ पे देखिए, a की पावर m को a की पावर r के बराबर सिद्ध करके a की पावर m बराबर e दिए है, e की पावर m के स्थान पे पावर r लिख दिए बराबर e, और r क्या है? m में n का भाग देने से आने वाला शेषफल है, तो शेषफल का मान निश्चित रूप से n से छोटा होगा। इसका मतलब जब एक ऑर्डर m है तो n छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा, दूसरा पावर लगाने से सम का व्यवहार आता है तो वह पावर r के बराबर होगा। तो यहाँ r छोटा है n से, अब पावर के रूप में अप्लाई करने से सम का व्यव दे रहा है, इसलिए r का मान 0 के बराबर हुआ। तो r का मान हम एक में रख दिए, तो समीकरण क्या था? m बराबर n³ प्लस r था, तो m बराबर n³ प्लस 0 लिख दिए, तो m बराबर n³ आया। इसका मतलब m में n का भाग देंगे तो शेष भाग क्यों आ गया, तो शेष पर 0 आया रहा होगा। कभी ना लिखेंगे भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, तो आएगा m बराबर n³। जब m बराबर n³ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि n भाजक है, n m का भाजक है, n m का भाजक। भाजक कब होता है? जब शेष भाग देते शेषफल शून्य है। सर आप इंग्लिश लिखते हैं तो समझ नहीं आता, इंग्लिश वाले जब कोचिंग पढ़ने जाते हैं इंग्लिश का, वहाँ पे कहाँ आई है, कहाँ पी है, कहाँ से कुछ समझ नहीं आती क्या? हम ऐसे दूसरे का देखते हैं। बोलो कैसे लैंग्वेज लिखो ताकि लोग समझ पाए, भले आपकी राइटिंग राइट है ना। अरे राइटिंग वाली बात भी अक्सर मतलब भले सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए थोड़ा सा काम चल रहा है, जो जब बोलते हैं तभी हम लिखते हैं। ठीक है, ये खत्म हुआ। अब शुरू कर लीनियर अलजेब्रा।